गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेटा चैप्टर रीड आउट कर रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब क्या है, ये थ्योरी आई ही क्यों, और किस किस जो है फिलोसफर ने इस थ्योरी के बारे में अपने जो विचार डिस्क्राइब किए थे। तो मेन है इसमें हॉबस, लॉक एंड रूसो। हॉबस के बारे में हमने प्रॉपरली सारा रीड आउट कर लिया था कि हॉबस कब आया था, क्यों उसने थ्योरी दी, उसकी थ्योरी की जड़ी है क्या थी, इम्पोर्टेंस क्या है, क्रिटिसाइज क्या है, ये सारा कुछ देखा था हमने। अब नेक्स्ट हम करेंगे जॉन लॉक के बारे में कि जॉन लॉक जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी क्या देता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जॉन लॉक ने किन सिचुएशन में अपनी ये बुक लिखी और थ्योरी वगैरह दी, और क्या सिमिलैरिटीज़ है हॉबस से रिलेटेड, और क्या डिफरेंस वगैरह है, और क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्रिटिसाइज है इसका। जॉन लॉक was a famous English philosopher of the 17th century who had explained his views about social contract theory in his famous book Two Treatises on Government, published in 1689. Opposite to Hobbes, Locke was the supporter of the theory of limited sovereignty and was against giving absolute power to the king. You are aware of the fact that as a result of the glorious revolutions of 1688 in England, settled King James II had ran away after leaving the throne, and the Parliament had authorized Mary and her husband William to occupy the throne. Locke had justified this event as he was of the opinion that if need arise, the people could change the king. In order to justify his views, Locke had coined social contract theory, and the description of the same was given the below. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जेम्स लॉक जो है वो कहाँ का विद्वान है, और उसने कौन सी किताब लिखी, और किस चीज़ को ध्यान में बैकग्राउंड में रखकर उसने ये थ्योरी दी। तो जॉन लॉक जो था इंग्लिश का, जो इंग्लैंड का एक फ़िलासफ़र था, जिसने जो किताब लिखी थी टू ट्रीटिस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसने हॉबस के बिल्कुल ऑपोजिट ये कहा कि जो राजा है उसके पास जो पावर लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि हॉबस ने कहा था नहीं, पावर बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट होनी चाहिए राजा के पास, राजा का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। पर उसने यहाँ जस्टिफाइड किया, देखो अगर राजा के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी तो राजा तानाशाह बन जाएगा, लोगों के लिए सोचेगा नहीं, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर धीरे धीरे लोगों में वो आग सुलगती रहेगी। जो विरोध किया है तो वो विरोध आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है, जैसे इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 आया था, है ना। तो दोबारा से ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, इसलिए जो है राज्य के पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए। इन चीज़ों को ही ध्यान में रखकर उसने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी कि राज्य के पास किस प्रकार लिमिटेड पावर होनी चाहिए, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किस प्रकार राज्य को लिमिटेड पावर दी गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने भी सेम टू सेम जैसे हॉबस ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात की, टॉपिक वही है कि स्टेट ऑफ नेचर, बट ऑपोजिट ये है कि हॉबस ने कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ बहुत ही सेल्फिश वाली, माइट इज़ राइट वाली थी, बट लॉक कह रहा है कि नहीं भाई, जो स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ बहुत अच्छी थी, ठीक है, वहाँ पर तीनों टाइप के अधिकार माने जाते थे, LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का। ठीक है, लोग हैप्पी, फुल, पीसफुल जो लाइफ स्पेंड करते थे। Like Hobbes and Rousseau, Locke also believed that before the state came into the existence, the man was living in the state of the nature in which he had a peaceful life. The individual have sympathy towards each other and lived a happy life. According to Locke, there was a law of nature. उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कौन सा कानून चल रहा था, लॉ ऑफ नेचर चल रहा था। वो तीन तरह के कानून जो अधिकारों को एंजॉय कर रहे थे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के लिए, है ना। तो लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी, इसे ही वो नेचुरल राइट्स वगैरह बोलता था। अब इतनी अच्छी ज़िंदगी थी तो फिर उसे लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ा, वो भी थोड़ी सिचुएशन क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे स्टोरी होती है ना एलैबोरेट करने की, हाँ अभी इतनी पीसफुल लाइफ से उनको फिर दोबारा से अपनी लाइफ चेंज क्यों करनी पड़ी, तो वहाँ रीज़न बताता है।
How the people lived a happy and peaceful life in the state of nature, yet they had to face few difficulties in the state of the nature such as चाहे उनकी लाइफ बहुत अच्छी व्यतीत कर रही थी बट धीरे धीरे उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वो क्या? पहली बात तो the laws of nature were not definite and the laws needed to be definite. Because of this, criticizers have called these laws simple nonsense and the meaningless. कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो लॉ को डेफिनेट कर सके, ठीक है, कि कौन कौन से लॉ ऑफ नेचर्स हैं, क्या क्या राइट्स है, डेफिनेट नहीं करें। तो हमें कोई ऐसी सोसाइटी, ऐसी प्रभुसत्ता, ऐसी जो है सवरेंटी जो चाहिए थी, जो क्लियर कट बताए कि हाँ आपके लॉ ऑफ नेचर क्या है, ठीक है। अगर नहीं है ऐसे तो हमारे सारे जो लॉ है धीरे धीरे जो है सिंपल नॉनसेंस एंड मीनिंगलेस बनते जाएंगे। सेकंड प्रॉब्लम क्या फेस की? देयर वॉज नो सुप्रीम अथॉरिटी टू इंटरप्ट द नेचुरल लॉ, सो एवरी इंडिविजुअल वुड गिव हिज ओन इंटरप्रिटेशन विच लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द कंट्रोवर्सी। जहाँ पर कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी जो सही तरह लॉ को एक्सप्लेन करती, फॉर दिस रीज़न हर जो इंडिविजुअल था अपने अकॉर्डिंग जो था वो लॉ की एक्सप्लेनेशन कर रहा था। फॉर दिस रीज़न उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती जा रही थी। थर्ड, देयर वॉज नो सुप्रीम अथॉरिटी टू इन्फोर्स द नेचुरल लॉ। अगर सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी जो एक्सप्लेन कर सके, इसी तरह सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी जो कानूनों को इन्फोर्स कर सके, लागू कर सके। ये तीन रीज़न उनकी उसके अकॉर्डिंग मेन रहे। बिकॉज ऑफ द रीज़न रिटन अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इन द स्टेट ऑफ नेचर बिकम अनबियरेबल एंड ही हैड डिसाइड टू लीव द स्टेट ऑफ नेचर। इन सिचुएशन के कारण जो उनकी जो लाइफ थी अनबियरेबल होगी, तो फॉर दिस रीज़न उन्होंने सोचा कि हमें स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ देना चाहिए और एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पर सवरेंटी हो, ठीक है, किसी के पास प्रभुसत्ता हो, वो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करे। अब सिचुएशन क्रिएट होगी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना कर रहे हैं, जैसे आप कोई फिल्म देखती हो, सीरियल देखती हो, है ना। तो अब सिचुएशन क्रिएट होगी कि किस प्रकार वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। As we have read about that the life of the man become unbearable in the state of the nature and in order to get rid of it the man had entered into a contract as a result of which the state was born. According to John Locke, the man had made the contract such as first contract. According to Locke, the first contract was the made by the people among themselves, by which they had left the state of nature and formed organized political society in which the law of nature was replaced by the social laws. लॉ के अकॉर्डिंग पहला समझौता लोगों ने आपस के बीच में किया, जिसमें उन्होंने ये शर्त रखी कि हम स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ देंगे और एक पॉलिटिकल जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे मान लो आज के समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वही सरकारें बनाती है ना, वही लोगों के लिए वोटें लेती हैं और वही सरकारें बनाती है, देन आफ्टर वो लोगों के लिए लॉ क्रिएट करती है। अच्छा, दूसरी शर्त क्या बनी उनकी? अकॉर्डिंग टू लॉ द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी एंड रूलर। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो। पहला जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में किया, जिसमें डिसाइड किया कि हम जो स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ देंगे और ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सोसाइटी बनाएंगे। दूसरा समझौता, अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी बन गई, मान लो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हो गए। अब दूसरा समझौता जो ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सोसाइटी थी ना उसके बीच और जो रूलर था उसके बीच में हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, जिसे हम आजकल गवर्नमेंट भी कह देते हैं, है ना, कि जब मान लो पॉलिटिकल पार्टी बनी और पॉलिटिकल पार्टी ने आगे जो जाके सरकारें बनाई। By this contract, the people had given the limited power to the rule of the over them to the ruler. अब ये भी चीज़ याद रखने वाली है कि हाबस तो कहता था अनलिमिटेड पावर है रूलर के पास, बट इन्होंने कहा नहीं, रूलर के पास लिमिटेड पावर होगी। तो वो हमारे लिए जस्ट उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारी जो लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, उनकी सेफ गार्ड करने के लिए काम करेगी। अगर वो सही तरह काम नहीं कर पाई, सपोज करो वो फेल हो गया, तो जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेकआउट भी कर सकते हैं,
ठीक है, दोबारा से नया रूलर चूज़ कर सकते हैं। तो हम भी ऐसे करते हैं ना, जिस सरकारें सही तरह काम नहीं करती उन्हें हम रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, आंसरेबल बनाते हैं। तो आने वाले समय में जो नेक्स्ट 5 ईयर होते हैं, सरकारें बदलकर नई सरकारें चूज़ कर लेते हैं, नई पार्टी को मौका देते हैं। तो ये थ्योरी एक्चुअली इन्हीं से आई हुई है। Beside this, according to Locke, the ruler was free to enact a new law, but these laws should be thus consonant to natural law and the interest of the people. हाँ, जो रूलर है नए नए लॉ जो कानून लेकर आ सकता है, लेकिन उसे ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोगों की क्या विश है, मैक्सिमम लोगों का क्या राय है, उसी चीज़ को ध्यान में रखकर ही वो कानून बनाएगा, अपनी मर्जी से सारा कुछ नहीं करेगा, है ना। यानी कि तानाशाही जो टोटलिटरिज्म है वो चीज़ें नहीं अपनाएगा। एक्चुअली वो क्या है, हमारा ट्रस्टी है, जो रूलर है ट्रस्टी ऑफ द राइट्स है। अब आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया कि हाँ भी सोशल स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, देन आफ्टर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारे जो 7-8 पॉइंट आ रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या थे अकॉर्डिंग टू द लॉक। पहली बात तो हमें क्लियर कट हो जाती है कि इंडिविजुअल हैड पीसफुल लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर। अगर आप पॉइंट्स भी अच्छी तरह याद कर लेते हो तो पीछे आपने पैरा अच्छी तरह समझा है तो आप अपने अकॉर्डिंग लाइन एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। Opposite to Hobbes, according to the Locke, individual lived a peaceful life in the state of nature. Law of nature regulated his life, and he enjoyed the right of to life, liberty, and property, which he had got from nature. Every individual has respected for one another. हॉबस के बिल्कुल ऑपोजिट वो कहता है कि जो मनुष्य था वो स्टेट ऑफ नेचर में बहुत ही शांतिपूर्ण जिंदगी व्यतीत करता था। वो तीनों टाइप के एलएलपी को जो इंजॉय करता था, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता था। देन आफ्टर नेचुरल लॉ वर वैक्यू, बट जो नेचुरल लॉ थे वो स्पष्ट नहीं थे। अकॉर्डिंग टू लॉ द नेचुरल लॉ रेगुलेटेड द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इन द स्टेट ऑफ नेचर, बट the natural law were vague and there was no supreme exclusive authority. ये तो कहा गया कि हाँ कि कुदरती कानून थे, कुदरती अधिकार भी थे, लेकिन वो वैग्यू नहीं थे, अनक्लियर थे। फॉर दिस रीज़न कोई एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी, एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी, सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती थी। तो इन प्रॉब्लम्स को डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी हो गया। फिर टू कॉन्ट्रैक्ट फिर बताता है कि जो लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ नेचर में लोगों ने 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए। एक तो लोगों ने आपस के बीच में किया और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सोशल सोसाइटी एंड रूलर के बीच में किया गया, जिसे हम गवर्नमेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं। फिर एक चीज़ स्पेशल और कही उसने, रूलर वाज द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाबस ने तो बिल्कुल कहा था ना कि नहीं, फिर रूलर तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में शामिल ही नहीं, उस पर कोई शर्तें लागू नहीं होती। तो जहाँ सीधा उसने कहा कि जो भी शर्तें हैं वो राजा के ऊपर भी लागू होगी। अगर राजा सही तरह काम नहीं करता, यानी कि गवर्नमेंट काम सही तरह नहीं करती, प्रभुसत्ता सही तरह काम नहीं कर रहा, तो लोग उसको रिवॉक कर सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं, उसके स्थान पर नया जो है राजा लेकर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है रूलर वाज द ट्रस्टी ऑफ राइट। रूलर अपने आप को एब्सोल्यूटिज्म, डिक्टेटरशिप, टोटलिटरिज्म ये मत समझे, तानाशाह मत समझे कि मैं आ गया तो मरते समय तक मैं ही रहूँगा। वो सिर्फ लोगों के अधिकार की रक्षा करने के लिए एज ए ट्रस्टी के तौर पर आया है। तो लोगों के राइट्स को ध्यान में रखकर उसे काम करना पड़ेगा। रूलर हैड द राइट टू द enact the law. According to the Locke, the ruler had right to the enact the law, but on this condition that the law should be according to the will of the people and should be reasonable and justified. ठीक है, उसके पास ये राइट है कि वो लोगों के लिए कानून बनाए, कानून लागू करे, लेकिन वो जो कानून बना कर लेकर आ रहा है वो रीज़नेबल होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। अगर इन केस लोगों को लग रहा है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को फील हो रहा है कि जो कानून बनाए गए हैं लोगों की विशेष के अकॉर्डिंग नहीं है, लोगों के अधिकारों का गला घोट रहे हैं, तो वो उसका अपोज भी कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट।
लॉक हैड मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विद्वान ने बताया कि स्टेट अलग चीज़ है और गवर्नमेंट अलग चीज़ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट जस्ट एक एजेंसी है स्टेट की, जो स्टेट की विल को फुलफिल करती है। एक साधन है, एक तरीका है, कह लो एक सोर्स है जो स्टेट की विल को पूरा करती है। तो इट मीन्स क्लियर कट किया कि स्टेट अलग चीज़ है और गवर्नमेंट अलग चीज़ है। जैसे हम कहते हैं ना, हम स्टेट के तो मेंबर हैं, ज़रूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट के भी मेंबर हो, है ना। जैसे मैं कहूँगी मैं भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है मैं उसका चहेता भी हूँ या उसका मेंबर हूँ, उस पार्टी का मेंबर भी हूँ। मैं उसका अपोज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने देश का विरोध नहीं कर सकता। कंसेप्ट ऑफ द लिमिटेड सवरेंटी, जहाँ पर उसने ये एक और क्लियर कही कि सवरेंटी अपने आप को अनलिमिटेड मत समझे, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अंकुश होते हैं। We have read earlier that Locke was the supporter of the limited sovereignty. Because of this, he had made ruler of the party to social contract and he was given limited power. Besides this, the people were given the right to change the ruler. Even कि जहाँ पर ये भी कहा कि अगर रूलर सही तरह काम नहीं कर रहा तो लोग उसे चेंज कर सकते हैं। According to him, in case the ruler failed to protect the right and the liberty of the people, they were free to change him. In brief, we can say that by making the social contract theory the basis, Locke has spotted the principle of limited sovereignty and his entire theory revolved around this principle. With this purpose, he had made a ruler party to contract and was given limited power. Although he had given the right to people to remove the ruler from the office. अब जो रूलर है और जो रूल्ड है उनके बीच में क्या रिलेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लियर कट कहा है कि रूलर भी जो कॉन्ट्रैक्ट की का हिस्सेदार है, ठीक है, उसकी पावर लिमिटेड होगी एंड वो लोगों के सामने रिस्पॉन्सिबल होगा, लोगों की विशेष के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर लगा लोगों को सही तरह काम नहीं कर सकता तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो आज भी हम जैसे सरकारें को सारी ये फीचर्स देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों ने इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया है। क्यों, वो चीज़ हम देखते हैं। अनहिस्टोरिकल थ्योरी, ये 2-3 पॉइंट्स जो है सेम ही क्रिटिसाइज आता है, हाब्स का भी, लॉक का भी, रूसो का भी, कि हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं। क्योंकि देखो ये थ्योरी कब लिख रहे हैं? 16-17 सेंचुरी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है, थ्योरी तब लिख रहे हैं। तो इमेजिनेशन अब की कर रहे हैं जब आदिवासी लोग रहते थे, जंगलों में रहते थे, कबीलों में रहते थे। तो वहाँ जब कबीलों में लोग आदि मानव रहते थे तब तो कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं तो लिखता था, तो उसकी जस्ट उन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार की थी, इमेजिनेशन प्लॉट तैयार किया था, ऐसे ऐसे था। तो आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री वगैरह देखो, वो तो प्रूफ मांगती है ना, तो प्रूफ के बिना तो वो चीज़ों को बिलीव नहीं करेगी। तो फॉर दिस रीजन ये 2-3 पॉइंट सेम ही सभी के क्रिटिसाइज है कि इनके पास हिस्टोरिकल जो प्रूफ नहीं है। ठीक है, और भी कुछ देखते हैं। अनहिस्टोरिकल थ्योरी, Locke's social contract theory is not based on the historical facts. According to Locke, before the state came into existence, the man was living in the state of nature in which he had protect and peaceful life. But there is no historical proof of such a state's nature. Therefore, the criticizers are of the opinion that this is a hypothetical theory, which was the conceptualized by Locke to fulfill the specific object. पहली बात तो जो कहते हैं कि जो भी आप लॉक थ्योरी दे रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग रहते थे, पीसफुल लाइफ थी, जो ह्यूमन जो एलएलपी के राइट्स करते थे, एंजॉय करते थे, उसका हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। ऐसे लग रहा है ये जस्ट एक मनगढ़ंत कहानी है, हाइपोथेटिकल स्टोरी है, कंसेप्चुअलाइजेशन है। तो जस्ट वो अपना एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहता था। और सेकंड, राइट कैन बी इंजॉय ओनली द स्टेट। देखो उसने कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर में भी लोग जो एलएलपी को इंजॉय करते थे, बट हमें पता है कि स्टेट के बारे में कोई भी आज के समय में राइट को इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट ही हमारे सारे राइट्स का सोर्स, एकमात्र सोर्सेस है। तो नेक्स्ट आता है,
पीपल कैनॉट बी गिवन द राइट टू डिसओबे द लॉ कहता है कि देखो ये अगर गवर्नमेंट सही तरह काम नहीं करती तो लोग उसे रूलर को चेंज कर सकते हैं, डिसओबे कर सकते हैं। Law has given to the people the right to disobey the law. According to him, the people can disobey the law which do not protect the public interest of the people. The critics are of the opinion that the who will decide that which laws were against the people interest and which were not. अगर आप ये अधिकार दे रहे हैं लोगों को कि कानून अगर सरकार ने बनाए तो आप ऑपोजिट कर सकते हो, बट कौन टिपिकली इंस्टीट्यूशन होगी जो इस चीज़ का विरोध करेगी, इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया। डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड स्टेट, चलो उसने स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में तो अंतर कर दिया कि स्टेट अलग चीज़ है गवर्नमेंट अलग चीज़ है, बट सोसाइटी एंड स्टेट के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमें पता है आज के समय में स्टेट अलग चीज़ है और सोसाइटी अलग चीज़ है। सोसाइटी पहले आती है, देन आफ्टर बाद में स्टेट आता है। इनकर्ज रिबेलियन, वो क्रांति की, रिबेलियन की, रिवोल्ट की जो है उससे फेवर करता है कि अगर आपको रूलर अच्छा नहीं लग रहा, कानून अच्छे नहीं बना रहे तो आप उसे रिवोक कर सकते हो। तो इस प्रकार क्या होगा, लोगों के बीच में क्रांति की जो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो ये आज के समय में सही नहीं है। Locke has given the people the right to break the social contract and to change the ruler which was not free from the danger. According to Locke, in case the ruler does not follow the rules of the contract and fails to protect the right of and liberty of the people, then the people were free to rebel and against him and could change him. To give such a right to the people will to the encourage the people to rebellion which could never be justified. Criticizers are of the opinion that however necessary may be rebellion, it can be never be justified. Laws are not above the state. हमें पता है कि राज के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, राज ही सबसे प्रभुसत्ता संपन्न है, राज जो कहता है वही सब कुछ होता है। बट लॉक ने कहा कि लॉ ऊपर है सबसे। लॉक इज़ द ओपिनियन दैट बिफोर द स्टेट, स्टेट आने से पहले ही लॉ था, लॉ ऑफ नेचर थी, स्टेट बाद में आई जब कॉन्ट्रैक्ट किया। तो नेचर स्टेट ऑफ द नेचर विच रेगुलेट द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, द बेसिस ऑफ नेचर लॉ वाज ह्यूमन रीजन, बट the criticizers do not agree with this viewpoint. They are of the opinion that the rights differ from the person to person, where the laws cannot be different from the state enact the laws and enforces these. But in the state of nature, there can be moral laws, not legal laws, because there cannot be laws without the exit of the state. कि लीगल लॉ तो बन ही नहीं सकता स्टेट के बिना, नेचुरल लॉ हो सकते लेकिन लीगल लॉस नहीं होते। इसके अकॉर्डिंग आपने थोड़े से इसका कंक्लूजन निकाल देना, चाहे जितनी मर्जी क्रिटिसाइज है, हमें पता हर एक चीज़ की इम्पॉर्टेंस होती है। तो इम्पॉर्टेंस वो आज ही हम देखते हैं, वो क्या कि उसने पहले कह दिया कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार था, तो वो आज भी हम इंजॉय करते हैं। बेशक हमारे इंडिया में प्रॉपर्टी का नहीं अधिकार, लेकिन फॉरेन में ये चीज़ें मिलती है, हम ठीक है लाइफ एंड लिबर्टी का है, प्रॉपर्टी का हमारा जो अधिकार है सहमत वो कट ऑफ हो गया है, वो कानूनी अधिकार बन गया है। बट उसने कहा कि ये तीनों चीज़ें बेसिक है ह्यूमंस की होनी चाहिए। फिर उसने पहला वो विद्वान था जिसने स्टेट एंड गवर्नमेंट के बीच में अंतर किया, ये उसने कहा कि एक दूसरे के स्थान पर इसे नहीं रख सकते। फिर तो ये अधिकार दिया कि गवर्नमेंट तानाशाही नहीं बन सकती, अगर गवर्नमेंट सही तरह काम नहीं करती तो आप उसे बदल सकते हो, तो हम बदलते हैं 5 साल के बाद वगैरह, जो सही तरह काम नहीं करती। फिर उसने जो एब्सोल्यूटिज्म का है, तानाशाही का विरोध किया। हमने नेपोलियन, हिटलर को चीज़ को देखा, अगर किसी को तानाशाही पावर दे दो तो वो कितना उसका रिजल्ट बुरा निकलता है। गवर्नमेंट चेंज करने का उसने अधिकार के बारे में वर्णन किया है। उसने कहा कि जो भी गवर्नमेंट कम करती है वो अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं, लोगों के वेलफेयर के लिए ध्यान रखते हैं। फॉर दिस रीज़न आज हम सभी स्टेट्स को वेलफेयर स्टेट कहना अच्छा समझते हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि आफ्टर रीडिंग द व्यू written above, we can say that Locke's social contract theory has special significance in the political history. वो जब लिख रहा था उस टाइम इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। And the practical political ideas of Locke and had greatly influenced the political ideology of the 18th century. After the glorious revolutions of 1688 in England, limited monarchy was established in England. इसी की बदौलत जो इंग्लैंड में मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ ना,
कि पहले जस्ट मनार्की सिस्टम था, राजों का ही तानाशाह राज था। तो फिर जब क्रांति आई, लोगों ने विरोध किया, तो उन्होंने कहा कि राजा भी होगा, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, जो हमारे देश का संविधान है इंग्लैंड का। तो फॉर दिस रीज़न इंग्लैंड में आज मनार्की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर रन ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो इंग्लैंड विच वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉक्स व्यू आफ्टर दिस व्यू ऑफ लॉक हैड इन्फ्लुएंस द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी चीज़ से प्रभावित होकर अमेरिका भी आज़ाद हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका भी गुलाम था, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने ही अमेरिका में काफ़ी बस्तियां बसाई हुई थी, अलग अलग देशों की जो बस्तियां थी था। तो ये कि हाँ राइट्स होना चाहिए, तो वो चीज़ का हुआ। इसी चीज़ से प्रभावित होकर फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ, है ना। फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज द स्टेप टुवर्ड्स द एस्टैब्लिश ऑफ द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जॉन लॉक हैड अपोज एब्सोल्यूटिज्म। उसने जहाँ जहाँ पर राजों का राज था, उस चीज़ का विरोध होना शुरू हो गया कि नहीं भी, जॉन लॉक का जो विचार है उसमें कुछ दम है कि लोगों की बात को सुनना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट, प्रमोट द आइडियाज ऑफ पॉपुलर sovereignty and the people were given the right to change the government etc. and this way he had enriched the subject of the political science. I hope आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एज एक्सपाउंडेड बाय द रूसो। इन लास्ट मैं यही प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। कोई डाउट है आपके दिमाग में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, ये नहीं पॉलिटिकल साइंस को लेकर, किसी और सब्जेक्ट को भी लेकर, तो आप लिख सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी, ठीक है। तो हमारे चैनल का मोटिव है ईच वन टीच वन। तो जो भी नीडी पीपल है, बच्चे वगैरह साथ साथ में जॉब करते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके साथ जो चैनल को शेयर ज़रूर करना, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना। थैंक्स बेटा।